प्रतिनिधि वासंदानी। तो कांग्रेस और राज्यों के गठबंधन से लड़ने के लिए बीजेपी ने कल 184 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है और पहली लिस्ट के सामने आते ही देश की कुछ बड़ी सीटों पर किसके किसके बीच टक्कर होने वाली है वो भी जबरदस्त, ये तस्वीर साफ हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली टक्कर होगी बीजेपी की दिग्गज स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, और राहुल गांधी के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष। ये टक्कर काफी जबरदस्त है जो कि 2014 से देखने को मिली थी और 2014 में भी बहुत ही कम मार्जिन से हारी थी स्मृति ईरानी, लेकिन टक्कर जबरदस्त दी थी राहुल गांधी को। तो इस बार भी मुकाबला दोनों के बीच है, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में। और माना जा रहा है क्योंकि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वो काफी अहम था, जिसमें कांग्रेस की जमीन इसलिए खिसक गई क्योंकि यूपी में 80 सीटों में से सिर्फ कांग्रेस की 2 सीटें आई। जी हां, कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती, वो भी अपनी गढ़, रायबरेली और अमेठी। और अब अमेठी से उस वक्त भी 2014 में स्मृति ईरानी ने टक्कर दी थी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को, और इस वक्त भी ये बहुत अहम मुकाबला है अमेठी से, क्योंकि गढ़ माना जाता है राहुल गांधी का। लेकिन 2014 में ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 1 लाख से कम वोटों से हार गई थी स्मृति ईरानी, लेकिन मार्जिन बहुत कम था और इसी वजह से ये टक्कर बहुत, ये जो मुकाबला था वो भी उस समय भी कड़ा था और इस वक्त भी 2019 की लड़ाई में भी ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो ये बहुत अहम होगा। स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने और वो अमेठी से उतारा है। एक बार फिर से दांव लगाया स्मृति ईरानी पर। केंद्रीय मंत्री समय समय पर, इससे पहले जब वो अमेठी भी गई थी तो उन्होंने लगातार निशाना साधा था राहुल गांधी पर कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ अमेठी में। ऐसे में अगर अमेठी की जनता उन्हें चुनती है तो वो काम करके दिखाएंगी और काम को तरजीह देंगी। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, अरविंद चतुर्वेदी। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से वो हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। उनसे इस पूरे मसले पर चर्चा करते हैं। अरविंद, ये बहुत अहम मुकाबला है, देखना होगा क्योंकि 2014 पर भी नजर थी जब स्मृति ईरानी को पहली बार उतारा था बीजेपी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट। ऐसे में अब देखना होगा कि जो बीजेपी ने दोबारा दांव लगाया है स्मृति ईरानी पर, तो कितनी कामयाब वो हो पाती है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि 2014 में कम वोटों से हारी थी और मुकाबला काफी टक्कर का दिया था उन्होंने उस वक्त भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में सक्रिय हैं और उसके अलावा उन्होंने वहां पर जो कांग्रेस के धुरंधर हैं उनको एक एक करके तोड़ने का काम किया। अभी आपने देखा कि हाल में दिनेश सिंह, जो कि बहुत पुराने कांग्रेसी थे, विधान परिषद के सदस्य थे, उनको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। उसके अलावा अगर आप वहां पर देखें तो राजेश अग्रहरी, जिनकी पत्नी वहां की जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको अपने साथ लेके काम किया। यानी वहां के जो लोग हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट नेता हैं, जो कांग्रेस के साथ वर्षों से जुड़े हुए थे, उनको तोड़ के स्मृति ईरानी संघर्ष में नजर आ रही हैं। उनको लग रहा है कि जो उनके अपने हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को बहुत मदद की है, समय समय पे चुनाव जिताने में भूमिका निभाई है, उनको साथ लेने से जो गैप था, जो 1 लाख से कम वोटों का गैप था, उसको स्मृति ईरानी पूरा करने में कामयाब होंगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते हैं और इस बार स्थितियां अलग हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी, पिछली बार भी लोगों ने सीटें छोड़ी थी, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। इस बार स्पष्ट है कि नहीं, बसपा और सपा यानी गठबंधन ने जो है सोनिया और राहुल के लिए छोड़ा है सीट। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें खासतौर पे राहुल गांधी को ये दिखाना पड़ेगा, उनको जीत के अंतर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो जीतते हैं तो, और स्मृति ईरानी जीतती हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, राहुल गांधी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती तो है, लेकिन इस बार कांग्रेस दावा जरूर ठोक रही है कि यूपी में कमाल होगा और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं वो भी ये डंके की चोट पर कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार वो यूपी में कमाल होगा, क्योंकि एक प्रियंका गांधी फैक्टर भी है। खैर, एक मथुरा सीट भी है जो कि दिग्गज नेता, जो कि मशहूर अभिनेत्री रही हैं हेमा मालिनी, और दिग्गज नेता भी, इससे पहले भी मथुरा का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता 2014 में, और इस बार भी धन्यवाद प्रकट किया है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में वहां मुकाबला कैसा देखते हैं अरविंद आप मथुरा में? यानी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो नरेंद्र सिंह को उतारा गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी वहां से सीट अपना चेंज करेंगी, उनको फतेहपुर सीकरी से लड़ाया जाएगा और वहां से यहां के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मौका दिया जाएगा। लेकिन जब नरेंद्र सिंह की घोषणा हो गई तो पार्टी ने बहुत सोच विचार किया, जो फीडबैक आए थे, जो सर्वे कराया था,
उस आधार पे हेमा मालिनी उस पे भारी पड़ी और हेमा मालिनी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। लेकिन ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा क्योंकि गठबंधन का अगर हम वोटों का परसेंटेज देखें तो वो बहुत बड़ा होता है और ऐसे में हेमा मालिनी को लेके इस बात की भी नाराजगी थी कि जनता के बीच में वो बहुत ज्यादा नहीं रही क्योंकि चूंकि उनका नाम बहुत बड़ा है, फिल्मों से जुड़ी हुई है, लेकिन जो उम्मीद जनता को थी उस उम्मीद पे वो उतनी खरी नहीं उतरी। अब ये देखना होगा कि आखिर वो नरेंद्र सिंह को कैसे हराती हैं। ये अच्छा खासा दिलचस्प मुकाबला होगा। चलिए देखना होगा कि मुकाबला तो दिलचस्प है लेकिन कितनी मजबूती दिखाई देती है। क्या बीजेपी के उम्मीदवार पर दिखाई देती है या कांग्रेस के उम्मीदवार पर। हालांकि बीजेपी से ये मौका दिया गया है, हेमा मालिनी को दोबारा लोकसभा का टिकट दिया गया है मथुरा से। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए और बात लगे हाथ नागपुर की भी कर लेते हैं क्योंकि नागपुर भी एक ऐसी सीट है जो कि काफी विश्वसनीय सीट मानी जाती है और दिग्गज की ही सीट है। वो है नितिन गडकरी की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, और जो मुकाबला है वो कांग्रेस के नाना पटोले से है नितिन गडकरी का। तो ये जो लड़ाई है ये भी इसीलिए ज्यादा टक्कर वाली है क्योंकि नितिन गडकरी तो डंके की चोट पर हमेशा कहते हैं कि उन्होंने काम किया है, मौका दिया था लोगों ने उन्हें 5 साल में, क्योंकि वो मंत्री भी थे और वहां के सांसद भी, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उन्होंने काम किया है। लेकिन नाना पटोले को उतारकर कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी रणनीति पर बात करने के लिए। अभिषेक, जो रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से वो कितना बड़ी टक्कर दे पाएगी नितिन गडकरी को नाना पटोले के रूप में? नागपुर की बात करें, नागपुर हमेशा से खास तौर से कहे अगर भले ही वहां पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, लेकिन सबसे खास बात रही कि कई बार वहां पे कांग्रेस के तरफ से सांसद रहे हैं, कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कई सालों बाद वहां पे बीजेपी जीती और बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी चूंकि वहां लड़े थे, नितिन गडकरी जीत गए। क्योंकि बिल्कुल इस बार नाना पाटोले को अगर कांग्रेस ने बिल्कुल उतारा है तो नाना पाटोले काफी अच्छी नागपुर में वर्चस्व है और ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। लेकिन चूंकि केंद्रीय मंत्री है और नितिन गडकरी और काफी काम उन्होंने जरूर नागपुर में काफी तरह किए हैं, मेट्रो का उद्घाटन बीच में देखा होगा आपने किया है, कई सारे ऐसे काम जरूर नागपुर में हो सकता है कि चूंकि उसका फायदा नितिन गडकरी को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि आपको बता दूं, महाराष्ट्र में से कई सारी सीटें हैं जो बीजेपी के कोटे में 25 सीटें गई हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अमित शाह खासतौर लगातार कहते चले आ रहे हैं कि इस पिछली बार के मुकाबले इस बार हम और अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। यानी 48 सीटों में जो शिवसेना 23 सीटों चुनाव लड़ रही है और 25 सीटों चुनाव लड़ रही बीजेपी, इन सीटों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं दोनों। यह लगातार सीएम लगातार यहां पर ऐलान करते चले जा रहे हैं और इसीलिए तमाम जो कांग्रेसी खेमे के हों या एनसीपी खेमे के हों, तमाम जो दिग्गज नेताओं को तोड़फोड़ लगातार चल रही है। यानी वो पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछले कल देखा आपने विजय सिंह मोदी पाटिल जो कि बड़े नेता है, दोनों पार्टियों की तरफ से सारे फैक्टर्स पर भी नजर रखी गई है, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, समीकरण हो कि किस तरह से कहां जा सकता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो, इन सभी फैक्टर्स को एक साथ समेटकर दोनों पार्टियों ने रणनीति करी। खैर नितिन गडकरी तो वहां से रहे हैं और उनका गढ़ रहा है नागपुर, ऐसे में लेकिन कांग्रेस ने जो दांव लगाया नाना पटोले के रूप में वो अहम होगा और शायद वो टक्कर भी देगा नितिन गडकरी को क्योंकि समीकरण बदल चुके हैं। बिल्कुल देखा। देखिए ये बात तो सच है कि जो 2014 में जो लहर थी, जो वेव थी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, वह शायद वेव अब कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस लगातार करे, वह वेव अब नहीं है, वह लहर नहीं है। तो जरूर इसका फायदा जरूर नागपुर में कांग्रेस को हो सकता है। तमाम देखिए जो सरकार होती है, सरकार के विरोध में तमाम ऐसी बातें होती है क्योंकि सत्ता में 5 साल अब नरेंद्र मोदी सरकार रह चुकी है, तो उनके विरोध में तमाम बातें करने के लिए जनता के पास है, विरोधी नेताओं के पास है, जरूर इसका फायदा हो सकता है। वहीं मुंबई की बात करें, मुंबई में भी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है पूनम महाजन और प्रिया दत्त के बीच। प्रिया दत्त ने साफ साफ कह दिया था कि वह लड़ाई लड़ने वाली नहीं है, लेकिन वह उन्हें कांग्रेस तरफ लगातार मनाया गया और चुनाव लड़ने को तैयार हुई है। तो चूंकि पहले से सुनील दत्त उनके पिताजी रहे हैं, यही सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए यह भी लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर समझ लीजिए कि अगर पूनम महाजन इस चुनाव में कहीं गड़बड़ होता है तो प्रिया दत्त अगर आती है वापस से तो जरूर कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। तो जैसे और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर बता दूं, जो मुंबई के ही किरीट सोमैया का जो नाम अब तक तय नहीं हुआ है, यानी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा पर बीजेपी लड़ने वाली है, 3 लोकसभा पर शिवसेना लड़ने वाली है। इन 3
लोकसभा में से बीजेपी ने 2 नाम तो तय कर दिए, लेकिन तीसरी सीट जो किरीट सोमैया जो वर्तमान में सांसद है उस पर अभी तक नाम तय नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता है वह किरीट सोमैया से काफी नाराज है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे काफी नाराज है, इसलिए इन्होंने साफ कह दिया कि किरीट सोमैया को बदला जाए, किरीट सोमैया की जगह में दूसरा नाम दिया जाए। तो यह साफ है कि आने वाले दिनों हम समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के गौर करने वाली बात अभिषेक ये है कि किरीट सोमैया का नाम पहले सूची में नहीं था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटें आती हैं और ये बहुत अहम है, इसमें कई दिग्गजों के नाम भी है। बहरहाल हम टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे हैं 10 बड़ी बातें बता रहे हैं कि जो पहली लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की तरफ से 184 उम्मीदवार हैं, उसमें बड़ी बातें क्या निकल के आई हैं, कौन कौन से वीवीआईपी चेहरे हैं और बड़ी बातें कौन सी हैं, कौन कहां से लड़ रहा है, ये सब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। और ये बहुत अहम है क्योंकि काफी विचार विमर्श के बाद बीजेपी ने अपनी पहली सूची निकाली और अब खबर ये भी आ रही है, ये देखिए 7वीं बात यह कि छत्तीसगढ़ से 5 नामों का ऐलान हुआ है और इसमें एक भी मौजूदा सांसद का नाम नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में भी फूंक फूंक कर कदम उठाया गया है क्योंकि चुनाव हारी है छत्तीसगढ़ का, बीजेपी विधानसभा का चुनाव हारी है, इस वजह से सोच समझकर फैसला लिया गया है। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल फिर मैदान में है और राजस्थान भी बहुत अहम है बीजेपी के लिए, तो इसलिए सोच समझकर फैसला लिया गया। तो ये 10 बड़ी बातें हैं जो कि पहली लिस्ट में शामिल हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दूसरी सूची भी आज जारी हो सकती है बीजेपी की तरफ से। चुनाव समिति आज ये फैसला ले सकती है। ब्रजेश पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या आज ही जारी होगी दूसरी लिस्ट भी? देखिए जो आज सीईसी सुबह 11 बजे होनी थी वो सीईसी अब शाम को 6 बजे होगी। आज दिन भर जितने केंद्रीय समितियां हैं उनकी बैठकों का दौर लगातार बीजेपी मुख्यालय में चलता रहेगा और ऐसा मानना है कि आज दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। ठीक है ब्रजेश, कुछ अहम बातें जो कि निकलकर सामने आ रही हैं खेमे में से? देखिए एक चीज साफ है कि जो कल पहली सूची जारी हुई थी उसके बाद उसमें कोई खास फेरबदल नहीं था। उत्तर प्रदेश में 6 लोगों का टिकट बदले गए थे और अब माना जा रहा है कि सबकी आंखें बिहार और अन्य इंपॉर्टेंट स्टेट्स में उत्तर प्रदेश की दूसरी सूची पे है। देखना यह होगा कि कितने टिकट वहां कटते हैं और बिहार में क्या गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं कि नहीं, क्योंकि वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहते थे और कल इसी उनको मनाने की कोशिश में भूपेंद्र यादव जो बिहार के इंचार्ज भी हैं अब वो उनको मनाने गए भी थे और एक आधे घंटे की मीटिंग हुई और उसके बाद वो वापस आए। तो अब सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि क्या गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बना के रखिए। अगर जारी भी होती है आज दूसरी सूची तो देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव आते हैं और बिहार को लेकर जो उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली है उसमें कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं। हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आगे रुक करते हैं। हरियाणा से महत्वपूर्ण खबर है। हिसार में कल एक 18 महीने का मासूम बच्चा जमीन के अंदर जिंदगी से अब भी लड़ रहा है और बोरवेल में जा गिरा था। बालसमंद गांव है जहां पर 18 महीने के नदीम को बोरवेल से निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है, काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज नदीम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये सेना और एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिलेगी। एनडीआरएफ की टीम नदीम तक पहुंचने के लिए बोरवेल के साथ एक टनल बना रही है जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है टनल का, और लगातार सूचना भी ली जा रही है कि बोरवेल में बच्चा सही सलामत है या नहीं। फिलहाल नदीम बोरवेल में सुरक्षित बताया जा रहा है। कैमरा लगाया गया है, हाई विजन कैमरा लगाया गया है जिसके माध्यम से उसे देखा जा सकता है। उसके पास तक ऑक्सीजन तक पहुंचाई गई है। हालांकि समय बढ़ने के साथ परिवार वालों और गांव वालों की चिंता भी जरूर बढ़ती जा रही है कि उनका बच्चा फंसा हुआ है पिछले 45 घंटे से। विपिन परमार और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? जहां जिस बोरवेल में वो फंसा हुआ है बच्चा, उसके बगल में एक और बड़ा टनल बनाया गया है। क्या इस टनल का काम पूरा हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए लगभग जो है वो टनल पूरी हो चुकी है क्योंकि आर्मी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम्स जो है उन्हें तुरंत अलर्ट पर डाला गया था। जिस तरह से ये अलर्ट हुआ कि एक 7 फीट गहरे बोरवेल में जो है ये बच्चा है बालसमंद जो कि 30 किलोमीटर दूर पड़ता है हिसार से, उसमें जा गिरा है। और ऐसे में ये 1.5 साल का बच्चा जो है ये एक बार वैसी ही परिस्थितियां दिखाई दे रही है निधि जैसे प्रिंस के समय में हुआ था, लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित बच्चे को निकाला जा सके। और जो स्थानीय प्रशासन था उसके द्वारा जो है तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो कल से ही शुरू कर दिया गया था और साथ ही साथ आर्मी और एनडीआरएफ को अलर्ट पे डाला गया था कि आप मदद हमें जो है वो चाहिए। जिसके बाद ये टीम्स पहुंची है और एक पैरेलल टनल जो है इस बोरवेल के निकाली जा रही है और उतनी ही गहराई की ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके और इसे सुरक्षित निकाला जा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर। तो इंतजार हो रहा है कि हिसार में जो मासूम नदीम है वो कब तक बाहर निकलता है, और जो एनडीआरएफ और सेना की टीम जुटी हुई है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और इसे सुरक्षित निकाला जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर। तो इंतजार हो रहा है कि हिसार में जो मासूम नदीम है वो कब तक बाहर निकलता है, और जो एनडीआरएफ और सेना की टीम जुटी हुई है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कब तक कामयाब हो पाती है, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। फिलहाल रुकना होगा एक ब्रेक के लिए बड़ी खबरों में। ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।